कैसा लगा? बढ़िया नहीं लगा? कितने लोग क्लास किए हैं? हाथ उठाइए। पक्का क्लास अगर किए होंगे तो बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आई होगी। उसी अरेंजमेंट का अगर आप 35 क्लास मात्र कर लीजिए, मैक्सिमम चीजें, और एक और जुगाड़ आएगा बाद में जब वैकेंसी आएगा तब, वो कंटेंट तब तक बन रहा है। एक जुगाड़ आपके सामने है, अभी इसको आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है और उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चंस वो सारे के सारे आपके पढ़ जाएंगे, और थ्योरी भी हम लोग करवा रहे हैं। पीडीएफ खाली आप डाउनलोड करते जाइए या प्रिंट निकाल निकाल के पढ़ते जाइए, आपका काम हो जाएगा। आ जाओ इधर। अगर आप प्रिंट एक साथ नहीं भी निकाल सकते हैं तो हम आपको, मतलब एक साथ तो मिल नहीं रहा है जो निकालिएगा, तो मंथ के एंड में लास्ट में हम आपको पीडीएफ का जीरोक्स यहाँ अवेलेबल करवा देंगे, एक साथ स्पाइरल करवा के लेके फिर पढ़ लीजिएगा। अभी डे 1 डे 2 करके लिखते जाइए, ठीक ना? कहते हैं रॉबर्ट हुक, यही बचा हुआ था ना। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। क्या नाम है चैप्टर का? जीवन की मौलिक इकाई। बताओ, जीवन की मौलिक इकाई ही कोशिका है। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? क्या है? कोशिका। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे जो कोशिका के बारे में, इसको पहली बार पढ़ा था किसने? रॉबर्ट हुक ने। देखा था मृत कोशिका को कि जीवित कोशिका को? मृत कोशिका को पहली बार रॉबर्ट हुक ने देखा। इन्होंने क्या देखा? कॉर्क जानते हो? पेड़ की छाल में होता है कॉर्क, उसको इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इनको मधुमक्खी के छत्ता के जैसा लगा, ठीक ना? उस छत्ते के उस पार्ट को उन्होंने, एक पार्ट को उन्होंने क्या कहा? कोशिका। क्या कहा? अब वहीं फिर ये तो मृत था, पेड़ की छाल मृत थी, लेकिन जीवित कोशिका का खोज फिर किसने किया? लीवेनहॉक ने। उन्होंने जीवाणु में जीवित कोशिका का खोज किया। किसमें? जीवाणु में। तो कहते हैं रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से कौन सा पदार्थ देखा था? कॉर्क। क्या देखा था? कॉर्क का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं? बोतलों की ढक्कन बनाने में। बोतल का ढक्कन बनाने में। क्या बनाने में? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज की। कोशिका का जनक किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक। कोशिका का जनक कहते हैं किसको? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? लीवेनहॉक ने। एक लाइन ऐड कर देना है, जीवित कोशिका कहां पर खोजा था? जीवाणु में ना। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? लीवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी में कौन से पदार्थ को देखा था? कॉर्क को। कहेगा कॉर्क कैसा दिखा था? मधुमक्खी के छत्ते के समान। कॉर्क कैसा दिखा था? मधुमक्खी के छत्ते के समान। और बच्चों ने कल वाली क्लास को बहुत ज्यादा प्यार दिया। हमको लगता है सारे बच्चे लास्ट तक बने रहे। हम आपको बोले थे मेरे टीम में एक भी टीचर गड़बड़ नहीं है, आप पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे अंदर। पढ़ाई तो चला हलवा है नहीं, ये बना खिला दिया, थोड़ा समझ में आ जाएगा। 2 4 5 क्लास कल रात का भी किए होंगे तो बहुत चीज समझ में आया होगा कि किस लेवल की पढ़ाई हो रही है। लेकिन रेगुलर हम ज्यादा क्लास नहीं कहेंगे, लेकिन 35 क्लास अगर आप करते हैं तो हम आपको 600 प्लस टॉपिक पढ़ा देंगे, और वो टॉपिक जो एग्जाम में आया हुआ है। आप कहिएगा आप कैसे मानेंगे? तो डेली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं।
हम टीचर को जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आपको भी बता देते हैं। टीचर को हम ये इंस्ट्रक्शन दिया, खुद अपने ऊपर भी ये रखे हैं कि हमको क्या करना है। पहला इंस्ट्रक्शंस, मात्र 15 क्वेश्चन पढ़ाना है एक सब्जेक्ट का, ठीक है। उस 15 में 3 क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे, 3 से 5। कितने ये लिख लिए? ये लिख लिए ना? अभी जो हम टीचर के साथ मीटिंग करके डिस्कस किए उसमें ये डिस्कस किया कि 3 से 5 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के पहले सेलेक्ट कर लो, पहले ये काम करो। टीम को भी हमने यही बताया। उसके बाद इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो इसके आसपास के हैं उसको सेलेक्ट करो। इस क्वेश्चन के आसपास 3, इस क्वेश्चन पहले के आसपास का 2-3, दूसरे के आसपास का 2-3, तीसरे के आसपास का 2-3। बोलो हाँ। और टॉपिक वाइज करवा लिया, चैप्टर वाइज करवा लिया, सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चन करवा के छांट लिए। अब जो ये 10 क्वेश्चन है प्लस ये 3 से 5 क्वेश्चन हमको डेली करवाना है, और इसी के हिसाब से थ्योरी सेट करो, और एकदम छोटा थ्योरी सेट करो। पहले इसके बारे में बताओ, समझाओ, तो कुछ एक्सपेक्टेड जो पूछ सकता है उसको यहां भी कवर करो। आज जो पूछा है वो तो कवर हो ही रहा है, आज जो पूछ सकता है उसको क्वेश्चन में भी कवर करो। 2 जगह कवर करो, एक यहां और एक यहां। क्वेश्चन में सारी चीजें कवर कर नहीं पाओगे तो बहुत सारी चीजें थ्योरी में कवर कर लो, और बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में कवर कर लो। प्रीवियस ईयर का स्वाद उसको मिलेगा ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख भी लेगा। तो डेली डेली कोई ये बात आपको कहेगा भी नहीं टीचर को कि ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा। बच्चा ये कभी नहीं कह पाएगा कि सर ये पढ़ा रहे हो, ये तो पूछता ही नहीं। आप देखे होंगे रात वाला जो हम सेट किए थे, तो अपेक्षिक घनत्व तो मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, सेट किए थे, उससे रिलेटेड बता दिए किसका किसका मात्रक और विमा समान है। उसके बाद उधर चले जाइएगा आप, गैल्वेनोमीटर से एक क्वेश्चन था तो उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन हमने सेट किए हुए थे, उसी से रिलेटेड थ्योरी सेट किया हुआ था। अब बच्चा को तीनों चीज एक साथ मिल रहा है, इंपॉर्टेंट थ्योरी भी मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन भी हो रहा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल रहा है, और उसी टॉपिक से मिल रहा है जिससे टीआरई 1, 2, 3 और कैंसिल एग्जाम में पूछा है। ये मेरा सेटिंग था, इसलिए बच्चे लास्ट तक पढ़ते रह गए। नहीं तो बच्चा को जरा सा लग जाएगा गड़बड़ है, वो भागेगा, फिर काहे सुनेगा। हाँ, लेकिन वही बात है दोस्त मेरे, रेगुलर क्लास करना और क्लास करना दोनों में फर्क है। ये आप कीजिएगा तभी आपको, यही मेरा सेटिंग है। अगर आपको लगता है कि इससे सवाल पूछ सकता है तो आप इसको 2 घंटा डेली फॉलो कीजिए, संडे टू संडे चलेगा। ऑर्डर तो अपने हिसाब से होगा, ऑर्डर आगे पीछे नहीं होगा, देख लेंगे उसको। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी में कौन सा पदार्थ देखा था? कॉर्क। क्या देखा था? कोशिका का सबसे पहले किसने पता लगाया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित का कि मृत का? किसका? मृत कोशिका का पता लगाया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका का लीवेनहॉक ने। हाँ जी, जोर से बोलो। हाँ, इसे भी याद करो तुम। स्लाइडन स्वान का नाम सुने हो ना? उसने कोशिका से रिलेटेड सिद्धांत दिया था। अब कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, शहद के कंब में शामिल छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोष्ठ कहते हैं। वो जो हम आपको बोले मधुमक्खी के छत्ता में जो छोटा छोटा संरचना होता है ना, इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? कोष्ठ। क्या कहते हैं? कोष्ठ कहते हैं। शहद के कंब में मतलब छत्ते में, शहद के छत्ते में शामिल छोटी छोटी संरचनाओं को क्या कहते हैं? कोष्ठ कहते हैं। उसी कोष्ठ जैसा उनको कोशिका दिखा था। किनको? रॉबर्ट हुक को। पहली बार किसने देखा था कोशिका को? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के खोज का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। जीवित या मृत? मृत कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने। किसने किया था? कोशिका को का प्राकृतिक मार्गदर्शन किसने किया था? स्लाइडन स्वान। कोशिका की प्रकृति का, प्राकृतिक ने, प्रकृति का मार्गदर्शन, कोशिका प्रकृति का मार्गदर्शन किसने किया था? स्लाइडन स्वान। इन्होंने ही कहा था ना कि प्रत्येक जीव किससे बना है? कोशिकाओं से बना है।
बता, कोशिका को अन्य भागों में विभाजित करने का मुख्य कारण क्या है? बताओ। एक बात बताइए, कोशिकाएं विभाजित होती है। अब कोशिकाओं का विभाजित दो प्रकार का, एक नियंत्रित, दूसरा अनियंत्रित। अभी जो हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है यह नियंत्रित है। कैंसर हो जाएगा अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अनियंत्रित कोशिका विभाजन का एक एग्जाम्पल है क्या? कैंसर। उसमें क्या होता है? अनियंत्रित सेल डिवीजन होता है, जिसको सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाता, सारा सेल सड़ जाता है, मर जाता है, और धीरे धीरे वो चारों तरफ क्या होने लगता है? फैलने लगता है। तो अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो सड़े हुए सेल्स जो होते हैं, मरे हुए सेल्स जो होते हैं, वो चारों तरफ क्या होते हैं? फैलने लगते हैं, जिसके बाद आपको सही से पोषण नहीं मिल पाता और धीरे धीरे वो आदमी क्या होता है? मर जाता है। एक लाइन लिखिएगा, रुक जाइए। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का? कोशिका विभाजन दो प्रकार का। एक होता है कैसा? नियंत्रित, और दूसरा क्या होता है? अनियंत्रित। अनियंत्रित और नियंत्रित। अनियंत्रित कोशिका विभाजन का एग्जाम्पल क्या है? कैंसर। कैंसर अनियमित कोशिका विभाजन का एग्जाम्पल है। लिखें? लिखें? आप बताओ तो, कैंसर जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित? विषाणु जनित है। जीवाणु जनित है। कार्सिनोजेनिक जीवाणु से होता है। कौन जीवाणु से है? कार्सिनोजेनिक। सबसे ज्यादा कैंसर किससे फैलता है? हम बताए थे, याद कीजिए। पीड़कनाशी से, कीटनाशी से। लिख लो, सबसे अधिक कैंसर, सबसे अधिक कैंसर कीटनाशक से फैलता है। सबसे अधिक कैंसर किससे फैलता है? कीटनाशक से। एनसीईआरटी का सवाल है। सबसे अधिक कैंसर किससे फैलता है? कीटनाशक से। अब हमको ये बताइए, हमारा जो आकार आप देख रहे हैं, कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप ही ना बना है। कोशिकाएं विभाजित होती गई और हमारा आकार बढ़ता गया। हाँ जी। हाँ जी। क्या? एक एक करके बोलो, बोलो। हाथ मुंह? अरे भाई इसका कहना ही है कि कीटनाशक हम लोग डाल रहे हैं, कहाँ हो रहा है कैंसर? मतलब तोरा की लग रहा है कीटनाशक डाला कैंसर हुआ? अरे बाबू, बाबू मेरे, सोना मेरे, इससे सबसे ज्यादा फैल रहा है। तो आप सबसे ज्यादा अगर कीटनाशक का प्रयोग जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी। जरूरी नहीं है कि सबको कैंसर हो ही जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपका डब्ल्यूबीसी उसके प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है, आप कितना ज्यादा उससे लड़ पा रहे हो, आप कितनी मात्रा ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। हम ये, इसका जवाब हम क्या दें? वो समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है ये बच्चा। ये तुम समझ नहीं रहा है दोस्त मेरे। इसका कहना यह है कि हम डाले और फैला क्यों नहीं? हम तो डाल रहे हैं। इसके ये भी अपने जगह पर उचित कह रहा है कि हम कीटनाशक डाले, सब लोग डाल रहे हैं, काहे नहीं मर रहा है, सबको कैंसर हो जाता है। भैया मेरे, सबको कैंसर नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका डब्ल्यूबीसी कितना ज्यादा मजबूत है। और अगर कमजोर है तो हो जाएगा, या अधिक मात्रा में आप डाल दिए तो हो जाएगा। तो उसके बहुत सारे सरकमस्टांसेस है। हमारा तुम कैंसर के डॉक्टर ने बना दो, आई एम नॉट द डॉक्टर। किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आप कीटनाशक का प्रयोग जितना ज्यादा करिएगा उतना ज्यादा कैंसर के मरीज बढ़ेंगे। ठीक है। और सबसे ज्यादा इसका एग्जाम्पल है पंजाब। पंजाब में तो कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चल गया है। कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन है, मतलब समझ लो कितना ज्यादा कैंसर के मरीज। अब हम लोग भी बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। बिहार में भी अब बहुत ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा अधिक कैंसर के मरीज किससे मिलेंगे? जब कीटनाशक का प्रयोग हम लोग बढ़ा देंगे। तो कहते हैं, और कैंसर क्या है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन के नियंत्रित।
कोशिकाओं का अन्य भागों में विभाजित करने का मुख्य कारण क्या है? वृद्धि और विकास। जितना ज्यादा कोशिका विभाजन होगा उतना ज्यादा वृद्धि और विकास होगा। मेरे पड़ोसी को कैंसर हो गया, ले। कोशिकाओं की आकृति और आकार तत्वों पर निर्भर करता है, उनके विशिष्ट कार्यों के अनुसार कोशिकाओं का आकार निर्भर करता है। जिसका कार्य जैसा है उसके आधार पर उसका आकार होता है, कार्यों के अनुसार आकार होता है। लिखें, बता कोशिका किस तत्व से बनी है? कोशिका द्रव्य से। कोशिका का निर्माण किससे होता है? कोशिका द्रव्य से। बता कोशिकाओं में पंपिंग का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली का काम है पंपिंग करना। कोशिका का बाहरी आवरण किससे बना होता है? कोशिका झिल्ली से। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का गमन क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। अब देखो ये उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता का क्या मामला है। जैसे उच्च सांद्रता का मतलब कौन? सटे सटे की हटे हटे। और निम्न सांद्रता का मतलब ये हो गया उच्च सांद्रता। कौन सांद्रता हो गया? और ई हो गया दोस्त मेरे निम्न सांद्रता। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में अगर द्रव जाएगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि यह कोशिका है, इसके अंदर पानी की मात्रा इन कर गई, तो इससे कोशिका का आकार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। अगर किसी भी कोशिका में पानी की मात्रा प्रवेश करती है तो उसका आकार क्या होता है? बढ़ता है। और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में पानी का या द्रव का जाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहलाता है। विसरण भी यही है, विसरण भी होता है। इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? विसरण। विसरण भी होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में किसी भी चीज का जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। एक होता है परासरण। क्या होता है दोस्त मेरे? परासरण क्या होता है वो भी देख लो। परासरण होता है जिसको आप ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये होता है सटके का फूलना। सटके का क्या? फूलना। एक एग्जाम्पल है किशमिश का फूलना। और एक होता है उत्क्रम परासरण। उत्क्रम परासरण कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये होता है फूले का सटकना। रफली आप इसको कह सकते हैं, रफली आप इसको कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल है पानी का शुद्धिकरण। पानी का शुद्धिकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं? ये दोनों नहीं समझ में आता, हम समझाएंगे। चला, उसी का पैसा नहीं लिए हैं लेकिन फिर भी समझाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लो। थोड़ा सा टाइम दो, हम दोनों क्लियर कर देंगे। सबको इसमें दिक्कत होता है। हम लोग 2-3 साल पढ़ा लिए थे तब समझ में आया था। हो गया? ये भी सांद्रता का ही गेम है। अरे हुआ? नहीं हुआ? अरे हुआ? ये अगर ये उच्च सांद्रता है, आई निम्न है ना? अरे बोलो न रे। इससे इसमें अगर प्रवाह हुआ,
इसको कहते हैं परासरण। और अगर इससे इसमें प्रवाह हुआ, उत्क्रम परासरण। जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, अब देखो किसमिस लिए, अरे किसमिस लिए, किसमिस के कण सटे सटे या पानी के कण सटे सटे? पानी के। अरे जो कठोर होता है उसके कण सटे सटे होते हैं, तो किसमिस के कण सटे सटे हैं, उसमें कौन घुस रहा है? हाँ, पानी। अब पानी की सांद्रता कम है कि ज्यादा? छोटा पानी द्रव है तो उसकी सांद्रता कम है। अच्छा रुक जा, एक स्तर और गिराते हैं हम अपना। सांद्रता जो होता है, कंसंट्रेशन, सबसे ज्यादा होता है ठोस का, उससे कम होता है द्रव का, और सबसे कम होता है गैस का। ठीक। अब किसमिस जो है, कौन, ये पानी है, बोलिए। तब पानी कम सांद्रता हुआ कि ज्यादा? और ठोस में है किसमिस, इसकी सांद्रता ज्यादा, बोलिए। तब पानी किसमिस में जाता है कि किसमिस में किसमिस पानी में जाता है? ये सब मास्टरों को चला नहीं समझ में आता है, लिख देता है। सही बता रहे हैं, मजा। हमरा 3 साल 4 साल पढ़ा लिया था, हमरा ये बुझाया था। पानी किसमिस में जाएगा तो देखो, कम सांद्रता ज्यादा सांद्रता में गया, गया। अशुद्धि निकालते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं। तब पानी अगर अशुद्ध है तो उसमें गंदगी रहेगा, ये अशुद्ध पानी है। अशुद्ध पानी होगा तो गंदगी निकल जाएगा, उसमें कण कम होंगे कि ज्यादा? कण कम होंगे तो सांद्रता कम की ज्यादा? तो इसका मतलब अशुद्ध पानी से अशुद्धियां हटाकर छान लेते हैं तो शुद्ध पानी बनता है, यानी उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता में बदल जाता है। बुझा? एक्चुअल थ्योरी यहां है, लेकिन इतना तोरा गो याद नहीं रहेगा। हम तोरा जो कह रहे हैं वैसे ट्रीट करना। तुम कोई दोस्त पढ़ना थोड़े है, तोरा नौकरी लेना है। पढ़ना है तब यहां आना पड़ेगा। तो नौकरी लेना है, सिंपल बात करूं, बोलो क्या, बोलो क्या? तटके का फूलना, परासरण। अब पानी का शुद्ध होना, उत्क्रम परासरण। इसके बाद तो हर क्वेश्चन एक भी लटकेगा नहीं। अब एक मिनट, थोड़ा कहेगा बताइए, ध्यान से समझना, बताइए जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण। अरे पहले समझो तो, जड़ सुटका हुआ है और पानी लेगा, जड़ की कोशिकाएं पानी लेगा, पानी लेगा तो फैलेगा, तो सटके का फूलना क्या है? परासरण। तुमको चोट लग गया, फूल गया, क्या है? परासरण। अब भैया तू अगर सेक के सटका दिया, उत्क्रम परासरण। समझा? सटके का फूलना। तुम विश्वास करो 99% मास्टर को नहीं आता है, लिख लो। लेकिन हमको आता है, हम तो चूंकि सबसे बड़ा मास्टर है साइंस के, तो हमको आता है। लिखो हाँ, आप लोग भी मास्टर बनिएगा। अब कैसा बनिएगा ये तो नहीं पता, लेकिन बनिएगा, क्योंकि आपको पढ़ाना भी तो दोस्त मेरे 1 to 5 6 to 8 में है, तो आप अच्छे टीचर बनिएगा, ऐसा हमको उम्मीद है। पढ़ाई ना दोस्त मेरे, ये नशा है।
एक बार थोड़ा अगर अगर समझने का आदत लग गया ना, तुमको पढ़ने में मजा आने लगा, विश्वास करो कुछ में मजा नहीं आए, लेकिन वो नशा चढ़ना। हो गया। कि हम अपने हिसाब से एक जुगाड़ बनाए हैं जिससे बच्चा क्वेश्चन बना लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाना है हमको, तो थ्योरी लिखना नहीं है। जड़ों में पानी अवशोषण परासरण ना पूछता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में पदार्थों का गमन क्या कहलाता है? डिफ्यूज। अभी देखो ये विसरण क्या है, ये अलग फिर शब्द है, इसका अलग मामला है। अब जैसे हम लोग कहते हैं इसके पास 5 गो भैंस है, मेरे पास 1 गो भैंस है, तो ये अमीर हम गरीब। इसके पास 5 लाख रुपया है, मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो ये अमीर हम गरीब, बोलवे नहीं करेगा। इसके घर में एसी है, मेरे घर में एसी नहीं है, तो वो अमीर हम गरीब, बोलो न रे। तो दोस्त मेरे, इसका मतलब अमीरी गरीबी का पैमाना सिर्फ पैसे नहीं होता है। सिर्फ पैसा है क्या? सिर्फ पैसा अमीरी गरीबी का पैमाना नहीं है, वस्तु भी अमीरी गरीबी का पैमाना है। तो हमने कहा कि भैया उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाना, उच्च अभी पढ़ाए हम आपको, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाना उत्क्रम परासरण है, लेकिन इसी का दूसरा नाम विसरण भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पादते हैं, पाते हैं कभी? नहीं, हंसता है। आप पाते हैं तो देखिए क्या होता है, आपके पेट में बहुत सारा गैस है, गैस के कण सटे सटे हैं कि हटे हटे हैं? तो सटे सटे हैं तो उच्च सांद्रता है, बोलिए जी। आप बाहर निकाल देते हैं तो बाहर में कम सांद्रता है, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गैसों का प्रवाह होना, यह भी विसरण है। क्या है? इसी कारण कहते हैं मल मूत्र की गंध आपके नाकों, अभी हम पाते हैं, ये सुन ले, ये क्या है? विसरण है। क्या है ये? विसरण है, क्योंकि हमारी सांद्रता इधर की उच्च है, इधर क्या है? निम्न है, पट से फैल जाएगा। तुम खाना बना रहे हो, क्या कर रहे हो? खाना बना रहे हो ना, तो खाना बना रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, यहां गैसों की सांद्रता ज्यादा होगी कि कम? यहां ये आपका नाक है, क्या बन गया है? यहां सांद्रता कम है कि ज्यादा? तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आपके नाक में ये गंध पहुंच जाती है। क्या है ये? विसरण। हम लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिए, तो हाथ में हड्डी है और राख है, तो उसका सांद्रता ज्यादा है, और उधर जो पानी में डाले तो उसकी सांद्रता कम है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में हड्डियों का हम लोग क्या करते हैं? विसर्जन करते, विसरण करते हैं, विसर्जन करते हैं, बोलो। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में पदार्थों का गमन क्या कहलाता है? विसरण कहलाता। सही है। तो सब लोग तैयारी वाला क्लास पे कमेंट्स कर रहा है, बहुत अच्छा क्लास था सर। हम लोग चला 30 से 35 दिन करो, बड़ा मजा आएगा। यदि कोशिका को, बोलो हाँ, यदि कोशिका को ऐसे संकेंद्रित विलयन में रखा जाए जिसमें जल की सांद्रता कोशिकाओं के ठीक बराबर हो, अब बताओ। एक मिनट, एकदम सिंपल बात। अगर सांद्रता बराबर है, क्या बराबर है? जितनी सांद्रता यहां है उतनी ही सांद्रता यहां। क्या यहां से किसी चीज का प्रवाह होगा?
मेरे पास जितना नॉलेज है उतना ही नॉलेज आपके पास होगा, तो क्या मेरा नॉलेज आपके पास जाएगा? आपके पास जितना नॉलेज है उतना ही किसी अन्य विद्यार्थी के पास होगा, तो आपका नॉलेज उसके पास जाएगा। जब भी जाएगा उच्च से निम्न में जाएगा। बोलन रे। तो कहने का मतलब यह हुआ, अगर सांद्रता बराबर होगा तो प्रवाह होगा कि नहीं होगा? होगा। ये चश्मा वाला कह रहा है होगा, ये क्लास में है ये नहीं है। बताओ क्या होगा आंसर? यदि कोशिका को ऐसे संकेंद्रित विलयन में रखा जाए जिसमें जल की सांद्रता कोशिका के ठीक क्या हो, ये आपकी कोशिका है, इसकी जो सांद्रता है जल की सांद्रता भी उतनी ही हो, तो क्या होगा? कोशिका में जल गमन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जब भी गमन करेगा उच्च से निम्न में करेगा। लिख लिए? यदि कोशिका का अंत कारक और बाह्य जल की सांद्रता समान हो, वही बात है, सेम लाइन है, पदार्थों का गमन होगा। अंत कारक मतलब अंदर, और बाह्य जल की सांद्रता समान हो तो पदार्थों का गमन नहीं हो। समान रहने पर नहीं होगा, जब भी होगा उच्च से किसमें होगा? निम्न में। लिखे? अरे लिखे। कहते कोशिका के अंदर जल की अत्यधिक मात्रा को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। हेलो। यदि अंडे को नमक वाले पानी में रखा जाए तो क्या होगा? तैरेगा? क्या मामला है ये? एक मिनट। हाँ बुझ गए हम। देखिए, हम इसका जो क्वेश्चन पूछता है लगभग 30-35 को क्वेश्चन हम पीछे भी बताए थे, फिर एक बार बता देते हैं। बताए थे ना, जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम, आज जो डूबेगा उसका घनत्व तो अधिक। ये पता है आपको? बहुत बढ़िया विद्यार्थी हैं आप लोग। जो तैरेगा उसका घनत्व कम, पक्का? और जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। जो तैरेगा उसका घनत्व कम, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक। अब एक चीज का और ध्यान रखिए, घनत्व में जितना ज्यादा अंतर होगा उतना बढ़िया से आप तैर पाइएगा, और घनत्व में अगर कम अंतर होगा तो आप उतना बढ़िया से तैर नहीं पाइए। अच्छा, तैर कब बढ़िया से पाइएगा? जब ऊपर उठ के तैरिएगा कि नीचे जाके तैरिएगा? पक्का? अच्छा बताइए, नीचे। गलत कैसे बोलिएगा आप और गलत? लॉजिक तो आप दे ही रहे हैं बढ़िया वाला, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमको परेशान कर रहे हैं आप। जो चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए वो भी हमको जबरदस्ती बताना पड़ेगा। हाँ, मामला क्या है ध्यान से देखिएगा। जैसे आप, जैसे चला होता क्या है ना, तुम अगर सवाल अटपटे पूछोगे तो हमको तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो बैच ये समझेगा कि लगता है मास्टर फंस गया, और हम अपने ट्रैक से अलग हट के भी हमको जवाब देना पड़ेगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं कीजिए। कहते हैं अगर कॉर्क ले लीजिए आप, फॉर्म जानते हैं? जान रहे हैं? फॉर्म ले लीजिए और लकड़ी ले लीजिए, आसानी से कौन तैरेगा? फॉर्म, क्योंकि वो ऊपर उठा हुआ है कि नीचे गया हुआ है। तो जो जितना ज्यादा ऊपर उठा हुआ होगा उतना बढ़िया से तैरेगा, और जो जितना नीचे होगा वो उतना ज्यादा बल लगा के तैरना होगा। तो तैरना कहाँ आसान है, समुद्र में कि नदी में? समुद्र में। आप बोलिएगा ऐसा क्यों? समुद्र के पानी में नमक होता है, नमक होने के कारण घनत्व तो पानी का बढ़ जाता है। अब एक मिनट हमको समझाने दीजिए।
ये नाव है, नदी में है, है ना, और यही नाव है समुद्र में। कहाँ है? तो नदी में है तो केवल पानी है, और समुद्र में है तो पानी या प्लस NaCl यानी नमक है। बोलिए ना हो। तो बताइए घनत्व तो किसका ज्यादा है? समुद्र के पानी का घनत्व तो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? घनत्व तो ज्यादा मतलब कण सटे सटे की हटे हटे? सटे सटे। अच्छा चला एक लाइन फालतू ने पढ़ा रहे हैं, एकदम मजाक में नहीं, 12 साल से पढ़ा रहे हैं। कुछ भी ऐसा अटपटा हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे जो हम अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पढ़ाएं। हमको ऐसी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं जो तुमको पूछ सकता है, और जिस 2-4 क्वेश्चन से तुमको TRE 5 तक का सफर तय ना करना पड़े। ठीक है। कहते हैं अगर नदी का पानी, किसका पानी? तो नदी के पानी का घनत्व तो कम होता है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व तो ज्यादा होगा। क्यों घन ज्यादा होगा? एक तो पानी है, पानी के साथ साथ नमक है। तो नमक है तो इसके कण सटे सटे होंगे कि हटे हटे होंगे? हाँ जी। तो इसमें जो नाव तैरेगा ना, वो एकदम ऊपर होके तैरेगा। इसमें अंदर हटके, अंदर जाके तैरेगा। ठीक। अब बोलोगे ऐसा क्यों गुरुजी? अगर मान लीजिए ये नाव है, नाव का घनत्व तो 8 है और ये पानी का घनत्व तो 10 है, तो घनत्व में अंतर कितने का है? 2 का है। बोले मैं नहीं करेगा। इससे ज्यादा घनत्व तो इसका होगा। अरे बोलिए। इससे ज्यादा घनत्व तो किसका होगा? समुद्र के पानी का। तो इसका 11 होगा। अगर इसका 10 है तो उसका क्या होगा? 11। इसका तो 8 फिक्स है। सेमे नाउन है। तो ये दोनों में अंतर कितने का है? कितने का अंतर है? अब ध्यान से देखिए, यहां पर घनत्व में अंतर 2 का है, तो यहां तैरना मुश्किल है कि आसान है? आ तैरना मुश्किल है। यहां तैरना, क्यों तैरना आसान है? क्योंकि समुद्र में तैरना आसान है, क्योंकि यहां घनत्व का अंतर ज्यादा है कि कम है? तो 2 बातें कह सकते हैं हम। ये कह सकते हैं कि समुद्र के पानी में तैरना आसान है क्योंकि घनत्व का अंतर ज्यादा है, या समुद्र के पानी में तैरना आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से क्या है? ज्यादा। बुझा रहा है? दोनों स्टेटमेंट सही है। या ये कह सकते हैं कि नदी में तैरना मुश्किल है क्योंकि नदी के पानी का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है। या ये कह सकते हैं कि नदी में तैरना मुश्किल है क्योंकि नदी में तैरते समय घनत्व का अंतर कम होता है, समुद्र में तैरते समय अंतर के से कम होता है कि ज्यादा? कम ना होता है। बोलन रे। आइए, अगर याद ना रहे कि कहां पर ऊपर उठ के तैरते हैं और कहां पर नीचे जाके तैरते हैं, तो आप ये याद रखिए कि समुद्र समुद्र है, समुद्र बड़ा है। हम लोग बड़े जगह पर जाएंगे तो ऊपर उठेंगे, छोटे जगह पर जाएंगे तो नीचे जाएंगे। इतना अचपच नहीं याद रहता। कितना सिंपल है। आप यहां से पाकिस्तान चले जाइए, छोटा जगह है, तो आप जो जिस जगह पे हैं उससे नीचे जाइएगा। बोलन रे। आप यहां से अमेरिका चले जाइए, तो वो हमसे ज्यादा विकसित है, तो हम वहां जाएंगे तो हम उससे ऊपर जाएंगे। तो बड़े जगह पर जाने के बाद आदमी ऊपर उठता है, छोटे जगह पर जाने के बाद आदमी नीचे जाता है। समुद्र बड़ा है, समुद्र बड़ा है तो यहां ऊपर उठ के तैरेंगे, और ये नदी छोटा है, यहां नीचे उठ के तैरेंगे। या पूछ देगा नदी के पानी से नाव को समुद्र में लेकर जाएं तो क्या होगा? ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा? तो बड़ा जगह है तो ऊपर उठेगा, और समुद्र के पानी से नाव को नदी के पानी में लाएंगे तो क्या होगा? नीचे जाएगा। अब रही बात अंडे की, ऐसा साइंस का मास्टर तुम लोगों को मिला है कभी? यक्को को नहीं है, चला मजाक नहीं कर रहे हैं।
देखो सबसे बढ़िया, अंडा की बात करो। अंडा अगर नॉर्मल पानी में डूबा हुआ है, बोलो हाँ, तो जैसे ही नमक डालेंगे, ये साधारण पानी है, ये अंडा नमकीन पानी में जाएगा तो ऊपर उठेगा कि नीचे? ऊपर उठेगा, तैरने लगेगा। ऊपर उठ के तैरेगा कि नीचे जाके तैरेगा? जैसे नमक डाले मतलब नदी के समुद्र का पानी, समुद्र का पानी मतलब बड़ा है, बड़ा है मतलब ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के तैरेगा कि नीचे जाके तैरेगा? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि नमक डालने से उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। बोलो, लिख लो, ऊपर वाला लिखा हुआ है ना पहले से। आज खत्म नहीं होगा, कल होगा। तब बच जाएगा क्लास 10। अब रात में लगा ही दिए तो अब फिर अभी काहे लगाएगा? चंद्र सर का क्लास रात में लगा ही नहीं दिए। अब तुमको छोटा छोटा ऑर्गेनाइज तरीके से मैराथन भी मिलेगा शनिवार रविवार को, उसका भी जुगाड़ कर रहे हैं। एक और जुगाड़ किए हैं, अब आप लोगों को एक, जब आपका वैकेंसी क्लियर हो जाएगा, हम आपको एक टेस्ट दे रहे हैं मात्र 20 सेट का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल रहेगा। और इस 20 सेट को हम वैल्यू एडिशन टेस्ट के नाम से जानेंगे। ये 20 टेस्ट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट ऑन पैटर्न होंगे और इसके क्वेश्चंस और डिस्कशंस कंप्लीट वैल्यूएबल होंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से सेट किया, कुछ भी सेट किया, कुछ भी कर दिया। ठीक है, इसकी जो ऑफलाइन की फीस है वो लगेगी, जो ऑनलाइन की फीस है वो लगेगी, लेकिन 20 सेट डिजाइन करेंगे। टाइम लगेगा, अभी 20 सेट हो गया है, लेकिन उसमें बहुत सारा बदलाव किए हैं। उसका टाइम हम आपको 4-5 को टाइम दे देंगे, जिस टाइम में मन करे, क्योंकि सेट तो अभी सब मार रहे होंगे। अब सेट हम आपको बोले कि कैसे सेट होता है, ठीक है ना? लेकिन हम इस बार 20 सेट बनवा रहे हैं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का 20 सेट कंप्लीट वैल्यू एडिशन टेस्ट होगा, जो आपके टेस्ट की सही क्षमता और सही जांच को परख पाएगा। ठीक है, उसका कंप्लीट जो है मेरे पास डिटेल भी आया हुआ है। 1 to 5 का तो हो भी गया है, 6 to 8 में भी काम चल रहा है, लगभग लास्ट पर। उसका डिस्कशन भी करवा दें। अभी चला होगा नहीं टेस्ट, अभी हमको लगता है कम से कम 1 सप्ताह लगेगा उस टेस्ट को फाइनल होने में। ऑफलाइन करवा देंगे ऑफलाइन, लेकिन तुम लोग कर नहीं पाएगा यार, 4-5 घंटे लगेंगे। अरे तुम करने के लिए तैयार होते हो, हमको कराने में क्या दिक्कत है? लेकिन हम ये इस टेस्ट के माध्यम से सिर्फ यही सोच रहे हैं कि 2400 क्वेश्चन में लगभग चीजें जो है इंक्लूड हो जाए ऑर्डर में। जिसकी वैल्यू कम है वो कम, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा, लेकिन लगभग क्वेश्चंस को ऐड करेंगे ताकि आप उसका परीक्षण कर सकें। एक और वो जो हम आपको बताए थे 300 क्वेश्चन वाला बताए थे ना, एक वो आएगा। 3 चीज करो मेरे प्लेटफॉर्म से, एक जो रात वाला चल रहा है वो, एक ये 20 सेट, और एक जो 300 क्वेश्चन का आएगा वो। ठीक है, रात वाला यूट्यूब पे कंप्लीट फ्री है। अभी जो एससीईआरटी पढ़ा रहे हैं ये भी कंप्लीट फ्री है। इसका हम अलग से प्लेलिस्ट भी बना के दे रहे हैं। जिस बच्चे को लगेगा कि हमको रिवीजन करना है, वो बच्चा इस सारे वीडियोस जब खत्म हो जाएंगे तो हम सबका हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग वीडियो को डाउनलोड करवा के, कट करवा के एक जगह प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दें। और एक रात वाला वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये 20 सेट और जो 300 क्वेश्चन का सीरीज आएगा, ये आएगा आपका वैकेंसी आने के बाद, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो ये आपका पेड रहेगा, ये भी और वो भी। 100 रुपया इसका चार्ज होगा ऑनलाइन में। कोई भी बच्चा 100 रुपया देके 5 रुपया पर टेस्ट में मार सकता है ऑनलाइन में। ऑफलाइन में जो चार्ज है 300 रुपया वो रहेगा, लेकिन एक ही महीना होगा और मात्र 20 दिन होगा। और कोशिश हम अपने तरफ से कर रहे हैं चला कि कुछ ऐसा करें कि इस सेट को मारने के बाद रियल बच्चा अपने आप को एनालाइज भी कर सके और रियल टेस्ट हो।
लगे कि उसको कुछ फायदा हुआ है टेस्ट मार के, अनहरिया में है से होने नहीं घूमे। ये जब होगा तो हम आपको बताएंगे, और 300 क्वेश्चन का अलग से सीरीज होगा। दोनों में आपके पास ऑप्शन ये भी रहेगा कि हम फ्री पीडीएफ भी आपको दे देंगे। अगर आप हमारे से नहीं पढ़ना चाहिएगा तो ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप अपनों से भी मार सकते हैं, उसका भी सुविधा रहेगा, एकदम उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो लेकिन मारना है जरूर, कोशिश कीजिएगा। इससे चला हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि हमको अगला टीआरई 5 में इसका फायदा मिले। बच्चा हमसे जुड़ेगा तभी ना, तू दूसरा को कहेगा तो लोग हमसे पढ़ेगा, तो हम इसलिए ये चीजें चलाते हैं, कोशिश करेंगे और अच्छा करने का। हो गया ये, अरे बोलो, अगर आ गया समुद्र के पानी में, ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा? तुमको ये सब नहीं सोचना है घनत्व ज्यादा और कम, तुमको ये सोचना है कि समुद्र का पानी बड़ा कि छोटा। तो बड़ा जगह पर ऊपर उठेंगे कि नीचे जाएंगे? ऊपर उठेंगे। नदी का पानी छोटा तो कहां जाएंगे? नीचे। अंडा पानी में है और उसमें नमक डाल देंगे, नमक डाल देंगे समुद्र के पानी जैसा हो जाएगा। और समुद्र के पानी में कोई भी चीज ऊपर उठता है कि नीचे? क्या होता है? ऊपर उठता है। तैरना कहाँ आसान है? कहां? समुद्र के पानी में। बोलन रे। सटके का फूलना क्या है? परासरण। जल का शुद्धिकरण क्या है? उत्क्रम परासरण। और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाना विसरण। बोलन रे। जिसका घनत्व तो कम उतरेगा और जिसका घनत्व तो ज्यादा वो डूबेगा। भैया आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। नहीं, चंद्र सर का तो रात में लगा ही दिया, करंट और हिस्ट्री।